फ़खर, आपकी सबसे पहले मैं राय जानना चाहूँगी, क्या समझते हैं कौन सही बात कर रहा है या किसकी बात में वज़न है, हुकूमत या फिर अपोजिशन जो उसके ऊपर तनकीद कर रही है? बिल्कुल अलीना, जो ये कोई भी कानून साजी हो वो पार्लियामेंट का हक है। सिवाय एक चीज़ के पार्लियामेंट कोई भी कानून साजी कर सकती है, वो है शेड्यूल 4 का जो आइटम 55 है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो पार्लियामेंट किसी आम कानून के ज़रिए कम नहीं कर सकती, बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में देखा है। इसके अलावा पार्लियामेंट को कोई कतकर नहीं है किसी भी हवाले से कानून साजी करने के हवाले से, तो ये पार्लियामेंट का हक है, कानून साजी करना ही उसका काम है। तो ये इस हवाले से अगर वो कोई कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई जो है वो हर्ज की बात नहीं है। जहाँ तक मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपोजिशन ख़ासतौर पे जो PTI है वो आवाज़ उठा रही है, तो उसके लिए हमें फिर ये भी देखना होगा कि जो दो जजेस ने अपना डाइसेंटिंग नोट दिया, जो उसमें उन्होंने सवालात उठाए हैं ख़ास तौर पे, और जो एक कानूनी नुकात उठाए हैं, मेरा ख्याल है कि ये वो कानूनी नुकात जब आगे ये चैलेंज भी किया जाएगा, जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो ये हुकूमत को मॉरल ग्राउंड ये प्रोवाइड करेंगे, वो जो डाइसेंटिंग नोट में जो क्वेश्चन रेज किए गए थे। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट का ये राइट था जो उन्होंने किया है। हर एक जो है वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, पार्लियामेंट अपने कर रही है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। तो अल्टीमेटली ये अगर चैलेंज भी होता है, मैं ये समझता हूँ कि ये इसको फिर जो ये डाइसेंटिंग नोट के पॉइंट्स हैं या फिर आगे रिव्यू भी आना है, तो इससे कोई, मुझे लगता है कि ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है ये लटक जाएगा, और यही वाज़े नज़र आ रहा है। ये बड़ा अजीब नहीं लगा आपको कि हुकूमत ने माजी से इसका इतलाक़ किया है? इस बात के ऊपर बड़ी गड़बड़ हो सकती है इनके लिए आगे कोर्ट में भी जाके। अलीना, रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो सिर्फ एक चीज़ में आप जो है वो उसका इतलाक़ नहीं कर सकते, वो है अगर कोई जुर्म सरजद हो जाता है तो उस पे माजी के ऊपर जो है वो इसका इतलाक़ नहीं होता। अदरवाइज़ ये जो बाकी जो लेजिस्लेशन होती है उसके हवाले से कोई कदगन इस पे नहीं होती। आपको लगता है जस्टिफाइड है हुकूमत का इसको रेट्रोस्पेक्टिवली कर? रीमा, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? क्या जैसे अभी फ़खर ने कहा, और आम समझ बूझ भी यही है, बल्कि हकीकत भी यही है कि पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सादा कानून साजी से रेट्रोस्पेक्टिवली एक कानून बनाना जस्टिफाइड है? जी शुक्रिया लीना। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इस इशू का एक पहलू है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं मेरा ख्याल है जिन पे बात करनी चाहिए। पहली तो ये कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझने की कोशिश करते हैं, उसमें दो हिस्से हैं। पहला कि किस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PTI जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो अपने कैंडिडेट्स फील्ड कर सकती थी एक यूनिफाइड सिंबल होने के बावजूद, ना होने के बावजूद। उसका मेरा ख्याल है इस कानून साजी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अदालत ने जो तशरीह की थी वो आर्टिकल 17 जो आइन का एक हिस्सा है उसको सामने रख के की थी। इलेक्शंस एक्ट की मुख्तलिफ प्रोविजंस, आर्टिकल 51 जो आइन का है उसको सामने रख के, और जो बुनियादी प्रिंसिपल्स प्रियम्बल में दिए गए हैं जमहूरियत के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, उसके बारे में, उसको देख के अदालत का जो एक्चुअल सब्सटैंटिव जो उन्होंने फैसला किया वो ये था कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, और यूनिफाइड सिंबल ना होने के बावजूद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन अपने कैंडिडेट्स फील्ड कर सकती है। और इस सिचुएशन में क्योंकि वो PTI है तो हम कह सकते हैं PTI एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो अपने कैंडिडेट्स फील्ड कर सकती थी, उनको गैर आइनी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने महरूम किया। ये सब्सटैंटिव फैसला है, आइन को नजर में रख के, इलेक्शंस एक्ट को नजर में रख के किया गया, और ये जो अमेंडमेंट करने की कोशिश की जा रही है वो उससे रिलेटेड नहीं है। पहली बात ये अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? वो सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जो हिस्सा है फैसले का कि उन्होंने रिलीफ क्या दी। एक बार जब अदालत कहती है कि कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, किसी के जो हकूक हैं उनको उससे महरूम रखा गया, तो अदालत के पास दूसरा सवाल ये आता है कि आपने उन्हें रिलीफ क्या देनी है। अगर किसी के हकूक की पामाली हुई है तो अदालत की ये भी जिम्मेदारी है कि वो उसको रिड्रेस करे, उन्हें कोई रेमेडी दे। अदालत सिर्फ ये नहीं कह सकती कि आपके हकूक तो पामाल हुए हैं लेकिन सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। ये भी एक प्रिंसिपल है जब आप कोई केस सुनते हैं उसका, जस्टिस का, फेयरनेस का, कि अगर हुकूक वायलेट हुए हैं उसकी कोई ना कोई रिड्रेसल उसका जरूरी है। तो इस केस में अदालत ने क्या किया, जो 8 जजेस हैं उन्होंने कहा क्योंकि उस वक्त सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, हमारे सामने जब भी प्रोसीडिंग्स चल रही थी हमने सुना कि लोग जो हैं
ये बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके सर्टिफिकेट जो पार्टी वाबस्तगी दिखाती है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। हमने ये भी देखा कि बहुत से लोगों को गुमराह किया जा रहा था राइट, लेफ्ट एंड सेंटर, रियासत के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, और एक कंफ्यूजन का माहौल था कि क्या पीटीआई जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या हैसियत है, एंड सो ऑन। इसको सामने रख के अदालत ने फैसला किया कि हम माजी में जाएंगे। उस वक्त जब आप अपनी वाबस्तगी डिक्लेयर करते हैं या पार्टी का सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं, और एक और मौका दिया जाएगा कि अब आप क्लियर कर दें कि आपकी वाबस्तगी किस पार्टी के साथ है। ये अब की बात नहीं है, ये पहले की बात है जब ये पूरा मरहला इलेक्शन प्रोसेस का चल रहा था। अब ये कानून क्यों मैं समझती हूँ कि ये अगर इसका मकसद ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनइफेक्टिव करना है, ये क्यों उसमें कामयाब नहीं होगा? क्योंकि अगर आप मान भी लें कि ये कानून जो है ये इनएक्ट हो जाता है, इसकी एप्लीकेशन की बारी आती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो प्रोविजंस आपने हमें बताई कि आपने डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट जमा करवाना है, आप एक दफा एक इंडिपेंडेंट एक पार्टी ज्वाइन कर ली वो तब्दील नहीं कर सकती, और आपने जो फहरिस्त है रिजर्व सीट्स की वो पहले जो वक्त दिया गया है उस पर सबमिट करनी है। अदालत का फैसला मेरी नजर में इन प्रोविजंस को मुख्तलिफ तरह से इंटरप्रेट नहीं करता। अदालत का फैसला कहता है कि उस वक्त सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि कैंडिडेट्स के पास वो आजादी नहीं थी कि वो अपनी चॉइस की पार्टी चुन सकें। आप समझ रही हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। हमारे मुल्क में एक औरत, अगर मैं शादी करती हूँ, मेरी कंसेंट से शादी होनी होती है, मैं एक और शादी नहीं कर सकती जब तक वो शादी जो है वो कायम है, ठीक है। लेकिन और इस पे आप जितनी मर्जी कानून साजी कर दें कि मैं एक और शादी नहीं कर सकती, उस पे आप सजा डाल दें, उस पे आप कुछ भी कर दें, अदालत लेकिन अगर ये कहे कि मेरी रजामंदी ही नहीं थी मेरी शादी में, जो मैंने कंसेंट दिया वो फेयर नहीं था, वो फ्री नहीं था, मेरे वालिद ने सर हिला दिया, कह दिया कबूल है, मैंने तो नहीं किया। अगर अदालत ये कहती है कि मेरा निकाह या मेरी शादी जायज ही नहीं थी क्योंकि मैंने कंसेंट नहीं दी, तो फिर आप इस तरह की कानून साजी करके जो आप हासिल करना चाहते हैं नहीं कर सकते। क्योंकि हमने अक्सर देखा है अदालतें ऐसे फैसले करती हैं कि जो एक कंडीशन होती है, जो एक आपने एक्सरसाइज करनी होती है अपनी राइट, या अगर आपने किसी भी मामले में कॉन्ट्रैक्ट के हम केसेस में अक्सर देखते हैं, अगर उसमें कंसेंट ही नहीं है, अगर उसमें एक्सटर्नल प्रेशर है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल प्रेशर है, तो उसको समझा जाता है कि आपने अपनी विल या अपनी कंसेंट से नहीं किया। तो अब अगर अदालत ये कानून जो है ये कह रहा है कि अगर आपने अपनी कंसेंट दे दी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करने के लिए, आप वो कंसेंट विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन ये बिल ये नहीं कह रहा कि अगर आपने कंसेंट ही नहीं दी तो अदालत कुछ नहीं कर सकती। आप समझ रही हैं? क्योंकि अदालत का फैसला जब तफसीली आएगा हम यही देखेंगे कि उन्होंने पहले तो उन्होंने आइन को इंटरप्रेट करके, इलेक्शंस एक्ट को इंटरप्रेट करके पीटीआई को एक पॉलिटिकल पार्टी कहा है जो कैंडिडेट्स फील कर सकती है। क्योंकि इनजस्टिस हुआ है, हकूक की पामाली हुई है, उन्होंने रिलीफ ये दिया है कि उस वक्त सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि आप आजादाना तौर पे अपनी पार्टी वाबस्तगी नहीं दिखा सकते थे, आपके लिए हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए आप फिर से अपनी पार्टी वाबस्तगी दिखा सके। इसलिए मेरा मानना है कि ये कानून अप्लाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला ओवररूल नहीं करेगा, और जब सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग आएगी मेरा ख्याल है और इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। तीसरी बात जो फखर ने की, देखिए पार्लियामेंट सुप्रीम है लेकिन ये हमारा मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, इसमें हर इदारे की जो लिमिट्स हैं, एम्बिट्स हैं, वो दी गई हैं। अगर आप कोई ऐसी कानून साजी करते हैं जिसका सिर्फ मकसद ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को ओवररूल करना है, मेरी नजर में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम होगी। आपके पास बहुत रूम है कि अगर एक कानून में इबाम है आप उस इबाम को क्लियर कर सकते हैं, और अगर उसकी वजह से अदालत का फैसला जो है वो उसका इनइफेक्टिव हो जाता है, ये जायज है। लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि किसी इलेक्शंस एक्ट की जो उन्होंने तशरीह की है, सुप्रीम कोर्ट भी वही तशरीह कर रही है, कुछ उसमें मुख्तलिफ मेरी नजर में नहीं है। ठीक है,
तो इसलिए ऐसा तासुर मिलता है कि ये फैसला, ये जो तरमीम की जा रही है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको ओवररूल करने के लिए की जा रही है, और ये सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी कि इस तरमीम को किस तरह से पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा। क्योंकि अगर मेरे आपसे दो चार सवाल है, लेकिन करनी है जो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के खिलाफ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का। आप ये आईनी तरमीम के बगैर तो नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। और आखिरी चीज है, और ये इंडियन जूरिस्प्रूडेंस इस पे बहुत ज्यादा क्लियर है कि इसके क्या जी सॉरी रीना, थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, मैं आगे टाइम नहीं लूंगी, मैं चाहती हूँ इसमें क्लैरिटी आ जाए। इंडियन जूरिस्प्रूडेंस इस पे बहुत क्लियर है कि आप कानून की वजाहत कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का चाहे फैसला जो है वो इनइफेक्टिव बाद में हो जाए। जहां तक लेकिन आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवररूल करने के लिए कानून साजी नहीं कर सकते। आखिरी बात रेट्रोस्पेक्टिव कानून साजी की, उसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट के कुछ, जैसे ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ ही था, आपको याद होगा उसमें मेजॉरिटी ने कहा था कि अपील का हक रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं दिया जा सकता। उसमें जो एक ओपिनियन सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि सब्सटैंटिव राइट्स जो हैं वो एक दफा किसी को मिल जाती हैं तो आप आम कानून साजी के जरिए उनको वापस नहीं ले सकते। तो अगेन ये भी सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी कि इस जो कानून साजी हुई है, ये अमेंडमेंट्स, क्या ये प्रोसीजरल राइट्स को इम्पैक्ट करती हैं, सब्सटैंटिव राइट्स को करती है, क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इनकी आइन के मुताबिक होगी या नहीं। अच्छा, बड़ी तफसीलन आपने टेक्निकल पॉइंट्स बताए। मैं आपसे सवालात करना चाहती हूँ इससे मुताल्लिक, लेकिन फखर मेरा ख्याल है इसके ऊपर कुछ जवाब देना चाहते हैं। फखर प्लीज ब्रीफली अगर आप कर सकें तो। 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं जी फखर अब बोलिएगा। वो उन्होंने हाईलाइट किए। पहली बात वो कह रही हैं कि इनजस्टिस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया, जो 8 जजेस हैं, कि इसकी रेमेडी इनको दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि इनजस्टिस का ये सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये डिसाइड कर भी लिया है तो फिर जो दूसरे लोग थे 80 लोग जिनको इन्होंने महरूम किया है, उनको सुने बगैर उनको जो है नशिस्तों से वो फारिग किया है, तो ये भी उनके साथ भी इनजस्टिस है। और ये फिर जस्टिस का बेसिक जो प्रिंसिपल है, कार्डिनल प्रिंसिपल होता है कि यू कैन नॉट कंडेम विदाउट बीइंग हर्ड। तो आपने उनको सुने बगैर, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको अपने नशिस्तों से वो फारिग कर रहा है, तो ये भी एक इनजस्टिस किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और यही जो है वो इन्होंने डाइसेंटिंग नोट में जो 2 जजेस हैं उन्होंने ये बात की है। दूसरी बात ये कह रही हैं रीमा के जो ये अभी ये जो कानून पास किया गया है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जो है वो जजमेंट आएगी तो उसमें रीजनिंग भी, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये इस जो कानून है इस हवाले से अभी तक कोई दलाइल या कोई बहस नहीं हुई, तो वो इस हवाले से मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट इस पे अपनी जो है वो रीजनिंग देगी इस बिल के हवाले से। और अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूं कि सुप्रीम कोर्ट की अभी डिटेल जजमेंट नहीं आई और पार्लियामेंट से एक कानून साजी कर दी गई है उस हवाले से, तो 1996 का जो अल जिहाद ट्रस्ट केस है उसके हवाले से अगर आप देखें तो डिटेल जजमेंट नहीं आई थी। उस टाइम जो है जो बेनज़ीर की हुकूमत थी उन्होंने पहले एक ऑर्डिनेंस पास किया, फिर उसके बाद जो फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम की इंटरिम गवर्नमेंट आई उन्होंने किया, फिर नवाज शरीफ ने फाइनली उन्होंने एक जो लीगल रिफॉर्म्स एक्ट था 1997 का वो किया कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स से अलग-अलग करना था। तो ये पहले भी इस तरह के आए हैं जो प्रेसिडेंट्स के डिटेल जजमेंट से पहले कोई कानून साजी करके कोई अगर अबहम हो तो वो उसको दूर कर लिया जाता था। अच्छा जी, ये दोनों पॉइंट्स प्लीज रीमा होल्ड ऑन टू दैट थॉट। एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है। आई अंडरस्टैंड